नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत देखो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होने वाली, इसका टाइम पीरियड जो होने वाला है 1206 से 1526 ईसा तक। ठीक है भाई, तो क्लास में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तब जाके करना। देखो बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं, पूरा क्लास अंतिम तक देखिएगा, आपको पूरा दिल्ली सल्तनत ही समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। अभी फिलहाल हम गुलाम वंश देखने वाले हैं। तो गुलाम वंश के अंतर्गत देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत की जो है वो थोड़ा सा कितने वंश है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंतर्गत देखो हमने गुलाम वंश में जो है हम 1206 से 1290 ईसा तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। गुलाम वंश में वही कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होगा, है ना जी। उसके बाद आता है खिलजी वंश। उसके बाद कौन आ जाता है? खिलजी वंश आ जाता है, जो 1290 से 1320 तक होगा। वैसे ही सेम टू सेम तुगलक वंश आ जाता है इसके बाद 1220 से 1414 तक। उसके बाद जो आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश में देखो यहाँ पे 1414 से 1451 तक है। वैसे ही लोधी वंश है। लोधी वंश में देखो 1451 से 1526 ईसा तक है, ठीक है। इतने वंश से आपको सिर्फ याद रखना। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सभी वंश को जो है आपको याद रखना है। एक लाइन से चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश के तहत जो है जो जो राजाएं आती हैं उनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखो गुलाम वंश में बहुत सारे राजाएं आते हैं, जिसका शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से स्टार्ट होता है और 1210 में खत्म होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी ही बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के नाम से ही जो है गुलाम वंश रखा गया है। किस प्रकार से जो है गुलाम वंश नाम रखा गया, आइए आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल राजाओं की लिस्ट देख पा रहे हो, जिस प्रकार से राजाओं का लिस्ट दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर आराम से एक लाइन से देख लेते हैं। एक थोड़ा क्या हो जाएगा कि हाँ भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और कीमर्स के पास खत्म हो जाएगा, ये जानकारी मिलेगा, ठीक है। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले है ना। उसके बाद कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन है? आराम शाह है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। यहाँ पे जो है आराम इल्तुतमिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे रजिया सुल्तान एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है कौन? रजिया सुल्तान के बाद आ जाएगा मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन महसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महसूद, फिर गयासुद्दीन बलबन। देखो गयासुद्दीन बलबन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आता है मोइजुद्दीन कैकुबाद। उसके बाद आता है कीमर। कीमर से जो है गुलाम वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या आ जाएगा? खिलजी वंश आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले जो है देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। एक एक करके देखेंगे, एक एक राजा के बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है। जो राजा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, और हो गया, बस इतना ही है। बाकी सबके सब जो है क्या है, सबके सब थोड़ा थोड़ा दो चार ठो काम के। बाकी जो इम्पोर्टेंट भूमिका है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करेंगे। गुलाम वंश का थोड़ा सा देखो भारत के मैप में, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, समझ लो कि भाई भारत के हिसाब से हम देखो, भारत के अलावा यहाँ से आपको पाकिस्तान दिख जाएगा, है ना। पाकिस्तान के अलावा यहाँ अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, फिर तो भारत है ही, ठीक है। उसके बाद देखो हम गुलाम वंश, ये जो है उसका राज्य क्षेत्र था, है ना। उसको यहाँ पे देखो, आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मामलुक सल्तनत लिखा हुआ है, ठीक है। मामलुक सल्तनत, इसे गुलाम वंश को मामलुक सल्तनत सल्तनत भी कहा जाता था, ठीक है भाई। आगे देखो गुलाम वंश का किस प्रकार से जो है आगे स्टार्ट होता है। आखिरकार एक गुलाम वंश किसके वजह से गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। गुलाम वंश में देखो एक मोहम्मद गोरी हुआ करते थे, ठीक है। मोहम्मद गोरी, ये जो मोहम्मद गोरी थे, ये जो है इसी के गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये जो है
तराइन का युद्ध लड़ा, है ना जी, तराइन का युद्ध है। उसके बाद चंदावर का युद्ध है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, उसके बारे में आपने सुना ही होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध भी, दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज जीत गया था, दूसरा में जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है 1992 में। उसी के बाद से जो है कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर इन पूरी युद्ध में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जो है ये जो वंश आने वाला है गुलाम वंश कहलाएगा। देखो मोहम्मद, यहाँ पे कहानी समझने की कोशिश करना, मोहम्मद गोरी के बहुत सारे गुलाम थे। ठीक है, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारी बेहतरीन शासक वो था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सेनापति था। और इसके साथ एक और भी गुलाम था यालदोज करके। ठीक है, वो उसने वहां लाहौर की तरफ था, ये दिल्ली सल्तनत की तरफ आ गया था। फिलहाल लाहौर उस आने वाले टाइम में देखना कुतुबुद्दीन ऐबक और जो यालदोज है, सॉरी यालदोज जो है वो इल्तुतमिश के साथ लड़ाई करेगा। अभी फिलहाल तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी खत्म हो जाएगा, है ना जी। अब समझने की कोशिश करो कि इसकी शुरुआत कहाँ से। इसकी शुरुआत देखो यहीं से होता है। इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद गोरी के क्या थे, गुलाम थे। इसी कारण से जो है क्या पड़ा, गुलाम वंश पड़ा। इस गुलाम वंश के गुलाम होने के कारण ही इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। देखो ज्यादातर इस सल्तनत में जो भी आया वो सब के सब क्या करे, दिल्ली को ही क्या किए, राजधानी बनाए। इसलिए इस पूरे वंश को हम दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है, पूरे को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। आगे देखते हैं गुलाम वंश में। गुलाम वंश 3 भागों में डिवाइड है, ये मान के चलो, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश में ये होता है कि कुतुबुद्दीन चलो गुलाम है, ठीक है। उसके अब इत्तेफाक से कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है बेटे नहीं हो पाते हैं, इनकी बेटियां बेटियां हो जाती हैं। इसी कारण से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी खत्म होने के बाद जो है उनकी दमाद या फिर अन्य राजा जो है शासन संभालते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, शमसी वंश इल्तुतमिश से स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से बलबनी वंश है, बलबन से, गयासुद्दीन बलबन से स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 वंश में आपको याद दिला दूं फिर से, कुतुबी वंश में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से, और गयासुद्दीन है इल्तुतमिश से शमसी वंश, और गयासुद्दीन बलबन से बलबन वंश पे स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कुतुबी वंश से हम सबसे पहले देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी आते हैं। फिलहाल इनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से आपको इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि शुरुआत में इनको दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जिसे क्यों, क्योंकि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था, बलबन भी गुलाम था, सबके सब गुलाम थे, इसलिए पूरा का पूरा गुलाम वंश चल रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो है फारसी थी, है ना। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट जो है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक तुर्क थे, जबकि अंतिम शासक अफगान थे। देखना अभी दिल्ली सल्तनत का शुरू हुआ है तो अभी गुलाम वंश है। ये गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक लोग हैं ये सब क्या है, तुर्क है, क्या है, तुर्की लोग हैं। फिर लोधी वंश आते आते ये लोग अफगानी लोग आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा लोधी वंश है जो अफगान के शासक थे। ठीक है, अगला पॉइंट जो है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। बिल्कुल सही, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि भैया आप देखना इल्तुतमिश ही पहला शासक है जो दिल्ली को क्या बनाता है, दिल्ली को राजधानी बनाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे और लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को आमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था जब मोहम्मद गोरी था। ठीक है, मोहम्मद गोरी किस पद पे, आमीर ए आखुर के। ठीक है, अगला पॉइंट जो आ जाता है, चलो अब यहाँ से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी शुरू होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही शानदार शासक थे। ठीक है, इनकी जन्म मृत्यु सब चीज, हर चीज देखने वाले हैं। तो देखो कुतुबुद्दीन संस्थापक तो थे ही, है ना, डोंट डिस्टर्ब में डाल देता हूँ। ठीक है, देखो कुतुबुद्दीन तो बढ़िया शासक था, ये गुलाम था गोरी का, इसलिए गुलाम वंश कहा गया। पहली बात तो समझ आ गया। आगे जो है देखो इसका शासन काल भी 1206 से 1206 से
10 है, ठीक है। 1200 से 1210 ये मोहम्मद गोरी का बेहतरीन गुलाम था और तुर्क जाति का था। इसमें ये तो हम 2-4 बार से ज्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। तुर्क जाति का था, ठीक है। जब ये राजा बना तो अपना जो राजधानी है किसको बनाया? लाहौर को बनाया। क्यों? क्योंकि भैया लाहौर के इलाके से ही स्टार्ट हुआ था, सब समझ रहे हैं। फिर ये 206 से ही लाहौर में इनका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि 206 में जो मोहम्मद गौरी था उनका क्या हो गया? मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई विशेष वंश नहीं था, इसलिए जो है मोहम्मद गौरी गुलाम था, वो काबिल आदमी था, इसलिए जो है इन्होंने आगे नेतृत्व किया, ठीक है भाई। अभी देखो फिलहाल इनको उपाधियां भी मिली। क्या क्या उपाधियां मिली? देखो, लाख बख्श की उपाधि मिली। लाख बख्श की क्यों? क्योंकि उदार आदमी था, ठीक है भाई। दयाशीलता के कारण जो है देखो हातिम द्वितीय नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। दयावान होने के कारण हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाने लगा। और तीसरा देखो, कुरान खां। किसके नाम? कुरान खां है। क्यों? क्योंकि ये कुरान के जो है अच्छे पाठक थे, बहुत बेहतरीन जानकार थे कुरान के, इसलिए जो इनको कुरान खां कहा जाता है। हाथियों का दान करने के कारण इनको पील बख्श कहा गया। क्या कहा गया? पील बख्श, ठीक है भाई। उसके बाद फिर अमीर ए आकुर, ये तो बता ही चुके हैं, मोहम्मद गोरी के जमाने में जो है ये आमिर ए आकुर के पद पर था, ठीक है। इतना सारा आपको याद रखना है। लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां, पील बख्श, अमीर ए आकुर, ठीक है। किस किस कारण वंश यहाँ सबसे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे और भी है, इनके दरबारी भी कवि थे जिसका नाम था हसन निजामी। और क्या नाम था? हसन निजामी। ये जो हसन निजामी है इन्होंने एक रचना की जिसका नाम है ताज उल मासिर। क्या नाम था? ताज उल मासिर। इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक की जानकारी मिलती है। अब देखो भाई, इनका मृत्यु कैसे होता है? बहुत खतरनाक तरीके से हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलने खेलते खेलते क्या होता है, घोड़े से गिरे और गिरते ही क्या हो गया, बेचारे खत्म हो गए। इसकी कहानी खत्म हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब देखो, आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद भैया कोई अगला राजा तो बनेगा ही, ठीक है। फिलहाल इसका मकबरा देख लेते हैं कहाँ बना। लाहौर में मकबरा है। आप इंटरनेट वगैरह में देखे ही होंगे, मकबरा जो है लाहौर में है। बहुत शानदार तरीके से बनाया था मकबरा को, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद देखो यहाँ पे आराम शाह नाम का एक आदमी था। आराम शाह को कहा जाता था कि ये जो है इन्हीं का बेटा है, लेकिन वो था नहीं एक्चुअल में, ठीक है। बोला जाता था कि भाई इन्हीं का बेटा यही राजा बनेगा, तो ये लाहौर के तरफ से जो है यही गद्दी में बैठ गया कि हाँ भाई हम ही है इनके बेटे, ऐसे करके। बड़ा खतरनाक आदमी है राम शाह, ठीक है। और दूसरे तरफ इनके दामाद थे कौन? इल्तुतमिश। फिर दिल्ली के तरफ लोग जो, ये जो इल्तुतमिश था पहले बंदायूं का क्या था? बंदायूं के सूबेदार था। ये बंदायूं के सूबेदार होने के कारण बहुत बेहतरीन आदमी था। और ये गुलाम था भाई, गुलाम सॉरी दामाद था। दामाद होने के कारण जो है इन्हीं को दिल्ली के तरफ से बना दिया गया सुल्तान। देखो, दो कहानियां हुई यहाँ पे। लाहौर के तरफ से कौन राजा बन गया? आराम शाह। और दिल्ली की तरफ से कौन बन गया? इल्तुतमिश। दो दो राजा बन गए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा जरूर होगा भाई, है ना। तो आगे और भी इससे आगे जानकारी के साथ साथ हम आगे देखेंगे। फिलहाल इनका निर्माण देख लेते हैं, ठीक है। निर्माण देखते हैं। सबसे पहला निर्माण जो है कुतुब मीनार का। आप हमेशा सुने होंगे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। ये रहा कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसकी याद में बनवाया था? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आदमी था जिसका नाम था एक संत थे सूफी शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो इन्हीं के स्मृति में जो है दिल्ली में एक कुतुब मीनार बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? कुतुब मीनार बनाते हैं। आप फोटो वगैरह में आराम से जैसे कि देख पा रहे हो, ठीक है भाई। दूसरा आ जाता है कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाया है। अब ये कैसे बना? देखो, सबसे पहले वो जो प्रथम, ये भारत का प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इसे पृथ्वीराज तृतीय का पहले ये किला हुआ था, राय पिथौरागढ़ का किला, ठीक है भाई। इसको तोड़कर क्या बना देगा? मस्जिद। कुल मिला के क्या हो कि इसका निर्माण जो है पृथ्वीराज तृतीय ने राय पिथौरागढ़ के रूप में किया था। लेकिन भाई जब ये राजा बने कुतुबुद्दीन ऐबक, तो तोड़ ताड़ के क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। और यही मस्जिद जो है भारत का प्रथम मस्जिद कहलाता है, ठीक है भाई।
आगे देखो, आगे है ढाई ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाता है, ढाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। अब देखो, ये ढाई दिन का झोपड़ा जो है पहले कौन बनाया, विग्रहराज ने। उसका ये एक प्रकार का क्या था, संस्कृत विद्यालय था। क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था। इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण जो है कौन करवाया था, विग्रहराज करवाया था, विग्रहराज। अब ये बेचारा तोड़ ताड़ के क्या करता है, तोड़ ताड़ के ढाई दिन का झोपड़ा बनवा देता है। तो हमने देखा कि भैया कहीं ना कहीं ये तोड़ ताड़ के कुछ ना कुछ नया चीज बना ही रहा है। एक विनायक कुतुब मीनार जो तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया था। बाकी जो है देखो उनको जो बना कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है, दिल्ली में ढाई दिन का झोपड़ा इसे तोड़ फोड़ के बनाया गया। कभी ऐसा सवाल आता है ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनाया गया क्या था, संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है भाई, आगे की क्लास हम आगे देखेंगे। बाकी देखो एक बार रिवीजन हो जाए आपने क्या क्या पढ़ा है। फिलहाल स्टार्टिंग से आ जाते हैं। हमने गुलाम वंश के बारे में देखा, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में देखा। दिल्ली सल्तनत 5 भागों में बटा हुआ है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात है याद रहना चाहिए कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, इनमें बहुत सारे राजा हैं जो कीमर्स में खत्म होता है। आगे हम देखेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे मैप के हिसाब से कि हाँ भाई देखो इस तरीके से जो है मैप में देख पा रहे हैं गुलाम वंश कहाँ कहाँ पे जो है फैला हुआ था। ये आगे जाकर बहुत फैलेगा अभी। ठीक है भाई, आगे आगे क्लास में टिके रहिए, आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। फिर गुलाम वंश की स्टार्ट होने से पहले जो है कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी के देहांत होने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। बिल्कुल सही, ठीक है भाई। आगे देखो, गुलाम वंश 3 भागों में बटा है, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबन वंश। ये बहुत सारे नोट्स है जो आपको स्क्रीन शॉट या कहीं भी लेके पढ़ लीजिए। ठीक है, गुलाम वंश के हुआ फारसी भाषा थी, अंतिम शासक अफगान थे। ठीक है, अमीर याकूब, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, है ना, ये सब है। ये तुर्की जाति का था। ये राजधानी लाहौर बनाया था। 1206 में जो है लाहौर में हुए इसका राज्यभिषेक, क्योंकि 1206 में कौन मर गए थे, मोहम्मद गौरी खत्म हो गए थे। इनको उपाधि भी दी गई थी लाख लाख बख्श की, हातिम द्वितीय, कुरान खा, पील बख्श, अमीर आकुर। ठीक है, ये दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि थे हसन निजामी करके, जिन्होंने ताज उल मासिर लिखा था। फिर मृत्यु हो गया पोलो खेलते खेलते, जिसे चौगान भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब इनकी मृत्यु के बाद जो है आराम से आते हैं जो लाहौर की तरफ से, इनके बेटे कहा जाता है लेकिन था नहीं वो एक्चुअल में। ठीक है, फिर इल्तुतमिश जो इनके दामाद थे, इनके दामाद जो है क्या किए, दिल्ली से शासन किए। फिर आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। उसके पहले हम स्थापत्य देखें, कुतुब मीनार बनवाया, कुव्वत इस्लाम बनवाया, ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया। तो भैया इतने लंबे क्लास में आपको अगर अच्छा लगा होगा तो खाली आपको क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है भाई, लाइक, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है भर भर के। ठीक है भाई, कर दो, लाइक कर दो भैया, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यार, धीरे धीरे अपनी फैमिली 1 मिलियन तक जा सकती है, हमारा ऐसा सोच है। ठीक है भाई, अब आपकी मर्जी, आपके अब आपके ऊपर है। वीडियो जैसे शेयर करते हैं, आपको क्लासेस समझ आती है तो आगे हम और भी बेहतरीन क्लास पढ़ेंगे। जिस प्रकार से यहाँ देखो आराम सा है, एकदम इमेज बना बना के पढ़ा है। ठीक है भाई, आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो युद्ध का विवरण भी खतरनाक देखने को मिलेगा। तराइन का युद्ध हुआ था, आराम साहिल टूटनीस यहाँ पे, है ना, ये जहाँ याद दो। अभी आगे की क्लास में बहुत सारी बेहतरीन क्लासेस होने वाले थे यार। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो धड़ाक से आप पढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, अगले क्लासेस में जो है। तब तक के लिए नमस्कार।